Hi, welcome to Northeast PSC. In our discussion for current affairs, today we will be discussing One Nation One Election. ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हाल ही में यह काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप किया है हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई हैं, क्या इसकी ओरिजिन है, क्या ये अच्छा एक इनिशिएटिव है या फिर एक नेगेटिव या फिर एक बुरा इनिशिएटिव है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विथ ए कंक्लूजन। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्टिक टू दिस लेसन सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू नीड नो अदर एक्सप्लेनेशन बट दिस। आपको सारा जो भी आपके डाउट हैं, कन्फ्यूजन हो, यहाँ से हल हो जाएगा। सो न्यूज़ में इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप किया है हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इनको इस कमेटी का काम ये होगा कि ये एग्जामाइन करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है क्या ये हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में, और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, क्या क्या प्रैक्टिकलिटीज़ हैं इसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ों को वो करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इस कमेटी को सेटअप किया गया है। तो और ये कब आता है, पार्लियामेंट की एक स्पेशल सेशन भी होगी सितंबर के ही 18 से लेकर 22 तारीख तक, ये 5 दिन होगी। ठीक है, तो इस दौरान हो सकता है इस विषय पे भी चर्चा हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि जब आपका 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ, ठीक है, उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ 1951 के एंड और 52 के बिगिनिंग में जब ये इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन वहाँ से लेकर आपका 1967 तक जितने भी इलेक्शन होता था वहाँ पर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन साथ साथ होता था। ठीक है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन पहले साथ साथ होता था। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है ना, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि 1959 में केरला में गवर्नमेंट जो था उसको डिसॉल्व करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, आपका प्रेसिडेंट रूल वो कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हैं। तो उसके अलावा 1951 से लेकर 67 तक, ठीक है, इस टाइम के दौरान कंटिन्यूअस जो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट वो एग्जिस्ट रही है। तो हम लोग ये देख सकते हैं केरला वाला इंसिडेंट। तो और जब भी हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज करते हैं वो किसके अंडर करते हैं, आर्टिकल 356 के तहत वो करते हैं। ठीक है, इस कौन से ग्राउंड पे, ऑन विच ग्राउंड प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज, ये आपको बताना है। प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाने वाला ग्राउंड क्या है, व्हाट इज द वन फंडामेंटल रीजन दैट प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 1952 में, 57 में, 62 में और 67 ये चारों जनरल इलेक्शन के टाइम में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन साथ साथ हुआ है। ठीक है, तो ये 1967 के बाद ये क्या हो जाता है, आपका डिसकंटिन्यूड हो जाता है। जब डिसकंटिन्यूड हो जाता है तो लोगों को लगा कि हो सकता है ये जो आइडिया है इट इज़ नाउ डेड एंड दिस आइडिया इज़ डेड। लेकिन 1983 में इलेक्शन कमीशन बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, आई थिंक वी आर इन ए पोजिशन जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये ओपिनियन रखा गया था तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ठीक है, तो चर्चा नहीं हुई तो इट कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड। तो कमीशन ने बोला कि साइमल्टेनियस लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन अगर होगा तो बहुत सारा जो कॉस्ट है, इलेक्शन की जो खर्चा है वो बचेगा, बहुत हद तक बच जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे आप इलेक्शंस करवाते रहते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में जो आपका कॉस्ट है वो तो एकदम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे टाइम में आप पब्लिक मनी को मतलब इस ऐसे मामले में यूज़ कर रहे हैं जिसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इज दैट ओके? जिसको
मिनिमाइज किया जा सकता है। Subsequently, the Law Commission of India also examined the issue and submitted several reports. तो उन्होंने बोला कि सिंक्रोनाइज या फिर जो है सिमिल्टेनियस लोकसभा और स्टेट इलेक्शन एक साथ किया जाना चाहिए। लॉ कमीशन कौन होता है? ये कमीशन होता है जो आपका टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो लॉ से जुड़ा हुआ जो मुद्दे हैं उसको स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशन पे काम करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिमांड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा, ये सुझाव रखा कि वी शुड हैव ए सिमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, सिमल्टेनियस इलेक्शंस होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, फिर भी ठीक है, द प्रोपोजल डिड नॉट लीड टू लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो ये सिर्फ डिस्कशन में ही रह गई, कोई एक लॉ फॉर्मुलेट होते हुए हमें नहीं देखी। फिर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2017 में। तो यहाँ पर नीति आयोग ने एक वो रिपोर्ट निकाला, इलेक्शन टाइम टेबल। उसमें इन्होंने बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की क्या संभावनाएं हैं, क्या वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया। और उन्होंने बोला कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाना हो। तो फिर 2018 में लॉ कमीशन फिर से उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया एंड आउटलाइन दैट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिमल्टेनियस इलेक्शंस। कुछ जो है आपका लॉ में बदलाव लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें जो है लॉ कमीशन के द्वारा भी सजेस्ट किया गया। अब हम लोग देखें, ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ वी विल बी डेल्विंग इनटू सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट व्हिच गवर्नमेंट एंड ऑल दोस पीपल हु सपोर्ट दिस आइडिया दे पुट फॉरवर्ड, कि क्या क्या वो चीज़ हैं जो मतलब वो लगता है, पॉसिबल लगते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि फोकस्ड गवर्नेंस होगा। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गवर्नेंस ऑन वंस द इलेक्शंस आर ओवर। हमें पता है कि हर तीसरे या फिर चौथे महीने में कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। कभी आपका दिल्ली में MCD का इलेक्शन होता है, ठीक है, कहीं स्टेट में आपका पंचायत का इलेक्शन चल रहा है, फिर असेंबली इलेक्शन चल रहा है, फिर लोकसभा इलेक्शन चलता है, और फिर आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ जाता है, फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का एक साथ ही होता है। तो ये तमाम तरीके के इलेक्शंस कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। हाँ, एक ऐसा कोई साल नहीं जाता है जहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रही है। तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत जो आपका सीनियर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, या फिर आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही हो गया, होम मिनिस्टर ही हो गया, ये लोग कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलता है कि दे आर कैंपेनिंग। वो उनका बहुत हद तक जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है वो कैंपेनिंग में चला जाता है। अगर कैंपेनिंग में चले जाएंगे तो जो लोक सेवा है, जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस में आप फोकस कब करेंगे? तो गवर्नेंस के ऊपर आप ज़्यादा टाइम दे पाए, इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम इलेक्शंस को मार्ज करके एक साथ कर दें। तो अगर एक साथ कर देंगे तो टाइम बचेगा, और टाइम जब बचेगा मिनिस्टर्स के पास टाइम रहेगा अपने जो प्रोमिसेस किए हैं, जो उनका इनिशिएटिव, जो स्कीम है, जो असाइनमेंट्स हैं, वो उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, ये हो सकता है कि फोकस्ड गवर्नेंस हो सकता है। कंटिन्यूटी इन पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस। आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस आता है, इलेक्शंस के आप मान लीजिए कि अभी जो है सितंबर चल रहा है, दिसंबर में 4-5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, उसके मध्य प्रदेश हो गया। तो आप मान लीजिए कि 1 दिसंबर को डेट आता है, कि 1 दिसंबर को डेट आता है और बोलते हैं कि 25 दिसंबर को इलेक्शन होगा, और ये डेट कौन पब्लिश करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच का जो टाइम है, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू हो जाता है। ऐसे में कोई भी सरकार कोई नया पॉलिसी जो है आपका इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव आप नया कुछ भी नहीं ले सकते। ये भी तो एक हिंड्रेंस है भाई। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर इज डेवलपमेंट। तो वो भी तो एक ब्रीफ टाइम के लिए आप क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और ऐसा अगर हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता आ रहा है, और वहाँ पर मान लीजिए
जब भी इलेक्शन होता है 1 महीना आपके उससे कट जाता है, जहाँ पर आप नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो एक चैलेंज है वो आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर उसको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कोई बाधा नहीं आएगी, देयर वुड बी ए कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जो आर्ग्यूमेंट जो सारे लोग देते हैं वो ये है कि लोकसभा में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, 60,000 करोड़ रुपया। तो ऐसे मान लीजिए 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें भी कुछ ऐसे ही अमाउंट खर्चा होगा। अभी 2023 के ही एंड में जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी जो भी आपका वो होगा खर्चा होगा वो भी मतलब आप मान लीजिए कि एटलीस्ट 5-6 हज़ार करोड़ रुपया तो खर्चा हो ही जाएगा। तो हर एक स्टेट में ऐसा 5-6 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा होगा। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे पब्लिक मनी वो कहाँ जा रहा है? इज इट बीइंग इन्वेस्टेड इन सम प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ अच्छा किया जा रहा है? नहीं, आप सिर्फ अपना पर्सनल गेन के लिए आप बहुत हद तक पैसा खर्चा कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर पब्लिक मनी जो जिनके हाथ में होना चाहिए वो उन तक पहुंच भी नहीं रहा है। तो ये जो पैसा है, ये जो खर्चा है, इसको अगर हम लोग सारे इलेक्शन को अगर हम लोग एक साथ कंडक्ट करवाएं तो ये खर्चा कम किया जा सकता है। ठीक है, मोर ओवर क्या है कि जो इलेक्ट्रल रोल्स क्या होता है कि आपका एमपी इलेक्शन के लिए अलग इलेक्ट्रल रोल, एमएलए इलेक्शन के लिए अलग इलेक्ट्रल रोल, पंचायत इलेक्शन के लिए अलग इलेक्ट्रल रोल, फिर म्यूनसिपैलिटी जहाँ पर है वहाँ पर अलग इलेक्ट्रल रोल। तो क्या है कि ये इलेक्ट्रल रोल्स को भी जो मेंटेन करने में एक तो आप ऑफिशियल्स अपॉइंट करिए, उनको अलग से सैलरी दीजिए। ठीक है, अब एक ही एरिया के काम आप बार बार करवा रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की नाम कट जाना, इंक्लूड होना, नाम में गलतियाँ होने की भी संभावनाएं होती हैं। अब अगर ये नाम सिर्फ 5 साल में एक बार अपडेट करना पड़े तो इजंट इट गोइंग टू बी मोर ईजी ए टास्क? सवाल ये है। तो इलेक्ट्रल रोल्स का अगर अपडेट करने की बात करें वहाँ पर मनी भी बचेगा और टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो भी बचेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस। आप मान लीजिए अभी जब असेंबली इलेक्शन होगा आप हर एक स्टेट में सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेंगे, फिर लोकसभा इलेक्शन आएगा वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेंगे। तो भाई इतना सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास अगर है तो आप एक बार में ख़त्म कर दीजिए ना सारा इलेक्शन का झंझट, है ना। एक बार में सारे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो अगर ज़्यादातर टाइम आपके इलेक्शन के कैंपेनिंग या फिर इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको लुक फॉरवर्ड करने में ही टाइम बिताए तो फिर मतलब उसमें भी तो खर्चा है। अब भारी मात्रा में सीआरपीएफ जवान को अगर आप डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, तो आप कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करना, उनके लिए रहने खाने का बंदोबस्त करना, उनके लिए एक प्रॉपर एकोमोडेशन की व्यवस्था कर देना, उनका जो ट्रेवल एक्सपेंसेस है वो सरकार को वो करना पड़ता है। तो अगर सिमल्टेनियस होगा एटलीस्ट ये जो खर्चा है हमारा एक टाइम पे होगा, ये आर्ग्यूमेंट है फेवर में। उसके बाद क्या है कि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक एमएलए जो है इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद आप मान लीजिए कोई भी एक्स पार्टी का मेंबर है लेकिन वाई पार्टी गवर्नमेंट में है, तो ये क्या करते हैं, रिज़ाइन करके वाई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन में फिर ये जीत भी जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं, वाई पार्टी से इनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है, तो इसका हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो इस हॉर्स ट्रेडिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम है, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होगा। चाहे आप कितना भी पैसा दें, तो एक व्यक्ति 10 बार सोचेगा यार अगर मैं अपना मेंबरशिप अगर गवा दूं, है ना, मैं एमएलए बन चुका हूं, अगर मैं रिजाइन करके मैं रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर भी लूँ, मुझे 50 करोड़ रुपया भी मिल रहा है, लेट्स एज्यूम, लेकिन 5 साल में जो मुझे एक पावर, मुझे एक प्रेस्टीज जो मिल सकता था वो मेरे हाथ से जाएगा। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं रुकने की संभावना है इसका, क्योंकि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से डील किया जा सकता है। ठीक है, फिर जो फ्री भी दिया जाता है, ठीक है, हर एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो बोल रहे हैं कि आपको महिलाओं को फ्री बस राइड कर देंगे,
फ्री मेट्रो में राइड करने का मौका मिलेगा, या फिर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको 3,000 रुपया प्रति महीने मिलेगा। तो इस तरीके के जो हर एक स्टेट में अलग अलग जो प्रोमिसेस किया जाता है उनको पैसा देने की, ये सारे पैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लगा पाए तो स्टेट की फाइनेंस में भी क्या होगी, आपका इम्प्रूवमेंट होगी, और जो है जो भी स्टेट की बात कर रहे हैं उस स्टेट में क्या होगा, डेवलपमेंट भारी मात्रा में होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये हमें ये सारे पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की में। लेकिन कुछ कुछ इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको चेंजेस लाना पड़ेगा कि अगर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज को साथ में करवाना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपका फेडरल जो कैरेक्टर है, हमारे देश की जो फेडरल कैरेक्टर है, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर विथ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, स्पेशल मेजोरिटी, और उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, मतलब अगर 28 स्टेट्स है उससे मतलब हाफ से भी ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 15 स्टेट को क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और जहाँ पर जिन सारे स्टेट में आप मान लीजिए 2 साल का हुआ सरकार, अभी जो 2023 में जो आपका मान लीजिए कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, ठीक है, और वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो ये जो सरकार है 2024 में आप मान लीजिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, क्या ये सरकार 1 साल के अंदर डिसॉल्व करने के लिए रेडी है? वो आप वहाँ पर कैसे इसको आप सोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। जो भी सरकार इलेक्शन में जीतते हैं वो तो 5 साल के लिए आना चाहते हैं, आप 1 साल के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, आप वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लाना चाहते हैं, क्या उस स्टेट में स्टेबिलिटी आएगी? क्या उस स्टेट में जो है जो हारमोनी है, फैब्रिक है, उसकी जो सांप्रदायिकता है उसको बनाकर रख पाएंगे? तो ये तमाम तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आ सकता है। दूसरी बात क्या है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। आप अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में, एटलीस्ट 94 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट करते हैं आउट ऑफ 140 करोड़। 140 करोड़ में से बहुत सारे लोग क्या है, नाबालिग हैं, तो 94 करोड़ लोग वोटर हैं। तो अगर इतने वोटर एक साथ वोट करने जाएँ, वो भी 2 अलग अलग चीज़ के लिए, MP इलेक्शन के लिए भी, मतलब लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के लिए, ठीक है, तो वैसे में आपको इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, सिक्योरिटी पर्सनल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, अलग रिसोर्सेज चाहिए होगा। तो इतने भारी मात्रा में आपके पास लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ जाएगा, आप इतने सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कैसे करवाएंगे? द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, ठीक है। उसका क्या है, फेडरलिज्म। जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ स्टेट में क्या करना चाहेंगे, प्रेसिडेंशियल रूल लाना चाहेंगे। जब प्रेसिडेंशियल रूल लाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ की जो पॉपुलर वर्डिक्ट है, वहाँ की लोगों की जो राय है एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, उसको आप क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टेट में जो है एक गवर्नमेंट 5 साल से पहले आप उसको डिसॉल्व कर देंगे, कुछ स्टेट में आप उनको 5 साल से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। Isn't it against the concept of equality? आप एक स्टेट के गवर्नमेंट के साथ न्याय, मतलब वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एक को आप ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको तार कर देगा। इट विल बी अफेक्टेड ग्रेटली। फिर एक लॉ कमीशन था, BS चौहान साहब, उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट फीजिबल विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी जितने भी सारे हमारे पास लॉ है, कानून है, उसको अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल है, द आंसर इज़ नो। आपको उसके लिए पहले तो जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ स्टेट असेंबलीज, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को आप आर्टिकल 368 के अंदर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, 50% से भी ज़्यादा स्टेट की मंजूरी आपको मिलना पड़ेगा। ये तमाम चैलेंजेस होगी, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। ये लॉ कमीशन, गवर्नमेंट के ही लॉ कमीशन है, BS चौहान साहब इन्होंने बोला था, जो कि सही है।
और जब आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे, ठीक है, जो स्टेट की जो आप मान लीजिए, लेट्स टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो स्टेट की जो इशू है, वहाँ के लोगों की जो इशू है, डू यू थिंक द इशू ऑफ द पीपल इन दिल्ली इज द सेम? क्या ये सेम होगा? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लोगों की जो रीजनल इंटरेस्ट है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर एक साथ इलेक्शन होगा, पीपल विल बी कंफ्यूज्ड इन चूजिंग विच पॉलिटिकल पार्टी दे शुड बी रियली वोटिंग फॉर, ठीक है ना, कि उनकी जो क्षेत्रीय जो समस्या है उस पर ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है। जो मेरा भाई एमएलए है, जो मेरे एरिया से एमएलए हो, वो मेरे एरिया की समस्याओं के बारे में बात करना चाहिए, ना कि ये बोले कल को कि जो है दिल्ली में क्या समस्याएं हो रही है उसकी भी डिस्कशन हम असम में करेंगे। नहीं भाई, हमारा एमएलए की मेन जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर अगर रोड सड़कें अगर कच्चा है, अगर वहाँ पर नदी है जिसके ऊपर ब्रिज नहीं है, अगर वहाँ पर आप मान लीजिए कि जो है फ्लड के टाइम में जो वहाँ के लोगों की घर बह जाते हैं, तो उन तमाम समस्याओं के लेकर आपको बात करना चाहिए। आपको सरकार से किस तरह से आप रिसोर्सेज को वो करेंगे, लाएंगे, ये तमाम चीज़ें आपका अटेंशन होना चाहिए, ना कि आप कल को बोले कि हमें क्या करना चाहिए कि भारत, इंडिया का नाम भारत करना चाहिए। भाई वो नेशनल लेवल की चर्चाएं हैं, हमें क्षेत्रीय लेवल की चर्चा पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक साथ करेंगे इलेक्शन तो यू विल डू वन थिंग विच इज़ कन्फ्यूजिंग द पीपल, ठीक है। और क्या है, मे नॉट बी सो कॉस्ट इफेक्टिव। आप क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ लोकसभा इलेक्शन 2019 में ही 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, तो आप उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 स्टेट के और इलेक्शन के साथ, कितना हो जाएगा, कितना लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। तो फिर आप जो बोल रहे कॉस्ट इफेक्टिव होगा, भाई वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए 60,000 करोड़ रुपया था, ठीक है। जो असेंबली इलेक्शन है 28 स्टेट में, असेंबली इलेक्शंस भी आप ऐड कर देंगे, क्या ये खर्चा और ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं। और आखिरी एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जो इलेक्शन की जो खर्चा है वो हमेशा ख़राब नहीं होती है। अगर 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट हुई है। चाहे आप जो है कैंपेनिंग में खर्चा कर रहे हैं, आप जो है पेट्रोल पंप में पेट्रोल खरीदने में खर्चा कर रहे हैं, आप जो है लोगों के लिए कुछ जो है आप इवेंट रख रहे हैं, मतलब तरह तरह की जो आप जो भी खर्चा करते हैं, तो ये एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ कमिंग इनटू द इकोनॉमी। बहुत सारे टाइम में क्या होता है, इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्लैक मनी भी जो है हमारे इकोनॉमी का, अगर मेन स्ट्रीमिंग इकोनॉमी का पार्ट बन रहा है, विच इज़ गुड थिंग। बट आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक मनी इस्तेमाल होना चाहिए। ब्लैक मनी इज एज बैड एज इट कैन बी, ठीक है। वहाँ से हमारे जो लोगों के पैसे को आप क्या कर रहे हैं, एक्सटोर्ट करके उसका होर्डिंग कर रखे, जो सरकार की जो हक है आपके पैसे पे, जो टैक्स है आप उन्हें ही दे रहे हैं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर इतना 1000 करोड़ रुपया अगर खर्चा हो रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम में ही है, वो बाहर नहीं गया है, तो इट इज़ नॉट ऑल बैड। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आप बात करें, चर्चा करें, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को आप वर्कआउट करने की कोशिश करें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ 1951 इसको भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, इन तमाम चीज़ों को आप क्या करें, वो करें, बदलाव लाने की कोशिश करें। और अगर इन तमाम चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं, क्या हर एक स्टेक होल्डर आपके साथ खड़ा है कि नहीं, ये भी होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको भारी मात्रा में ईवीएम में खर्चा करना पड़ेगा, वीवीपैट में खर्चा करना पड़ेगा, पोलिंग बूथ में खर्चा करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी पर्सनल में भी खर्चा करना पड़ेगा। तो बिफोर यू टेक दिस इनिशिएटिव टू मेक इनटू ए रियलिटी, आप इन तमाम चीज़ों को स्टडी करें, आपका खर्चा कितना हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को चॉक आउट करने की ज़रूरी है, ठीक है। और स्टेट और लोकसभा इलेक्शन अगर आप एक साथ करवाना चाहते हैं, कुछ स्टेट में आपको उस गवर्नमेंट की जो टेन्योर है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ स्टेट में उसको आप क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस भी करना पड़ सकता है। तो ये भी आप देखिए कि क्या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट 5 साल से कम टाइम
सर्व करने के लिए रेडी है कि नहीं, आपको वो भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये भी आप देख सकते हैं। और जो वोटर है उनके बीच में अवेयरनेस पैदा करे। वोटर ही हैं अल्टीमेटली जो इस चीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं। तो यू विल हैव टू हैव the voters in your confidence. These are the all things which you need to keep into mind. And if you have any doubt and what you think about this one nation one election, please let me know. I'll be more than happy to reply to some of your questions. Okay, till then, see you in the next video. Thank you so much.